अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी के अंदर चैप्टर नंबर 7। आज हम उसको ख़त्म कर देंगे। 2 टॉपिक्स रह गए थे हमारे, उनको डिस्कस करके हम आज इसको फिनिश कर देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वर द रिकमेंडेशंस डिवेलप। ठीक है, अब मसला क्या आता है कि डाटा मिल गया, एविडेंस हो गया, पेशेंट की प्रेफरेंस पूछ ली, सब कुछ पूछ लिया। मसला आता है कि रेकमेंड आगे क्या करना है। ठीक है, जैसे कि एग्री की डोमेन में हमने पढ़ा था कि एडिटोरियल डिपेंडेंस थी कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने अब क्लिनिकल गाइडलाइन कौन सी लेनी है, कौन सी क्लिनिकल गाइडलाइन लूँगा जिसमें अच्छी रिकमेंडेशंस लिखी होंगी। जैसे रिसर्चेस को हायरार्ची पे रखा जाता है। ठीक है, रिसर्चेस को हायरार्ची के ऊपर रखा जाता है, वैसे ही क्लिनिकल गाइडलाइन को भी हायरार्ची पे ही रखा जाता है। पहले सिर्फ आपके पास ऑब्जर्वेशन है, डिस्क्रिप्शन वाली होती है, फिर क्रॉस सेक्शनल थी, फिर कोहार्ट थी, फिर केस कंट्रोल। ठीक है, एंड सो ऑन। अब जो रिसर्चेस होती हैं उन पे भी आप एक हायरार्ची बनाते हो। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर डिस्क्रिप्शन, केसेस या केस सीरीज़, फिर क्रॉस सेक्शनल, फिर कोहार्ट, फिर केस कंट्रोल, फिर एक्सपेरिमेंटल जिसके अंदर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आ जाती हैं, और फिर सिस्टमैटिक रिव्यूज़। ठीक है, इसी तरह क्लिनिकल गाइडलाइंस की भी हायरार्ची होती है कि ग्रेड ए है, ठीक है, बी है, सी भी होगा। ठीक है, रिकमेंडेशंस इस पर डिपेंड करी होती हैं कि क्या क्लिनिकल गाइडलाइन सिर्फ एक्सपर्ट के ओपिनियन पे बनाई गई है, या जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जो रिसर्च आई है उनकी बेस पे रिकमेंडेशंस दी हैं, ये किस बेस पे रिकमेंडेशंस दी गई हैं, तो वो हायरार्ची बनाते हैं। ठीक है, और ये भी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि कौन सी टाइप की एविडेंस और डाटा की बेस पे जो है आगे काम कर रहे हैं। हाई क्वालिटी जो सिस्टेमिक रिव्यूज़ है ना रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के, उनको हायरार्ची के टॉप पे रखा जाता है। एविडेंस हायरार्ची के टॉप पे किसको रखा जाता है? हाई क्वालिटी सिस्टेमिक रिव्यूज़ ऑफ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। हायरार्ची में सबसे ऊपर आपका सिस्टेमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस आता है। ठीक है, और किस चीज़ से बनता है, बना होता है? ठीक है, हाई क्वालिटी क्लिनिकल रेंडमाइज्ड ट्रायल से। ठीक है, अच्छा, तो हम हाई क्वालिटी जो रिकमेंडेशंस उसी को कहते हैं जो बेस कर रही होती हैं हाई क्वालिटी सिस्टेमिक रिव्यू पे। ठीक है, जो कि हाई क्वालिटी कंट्रोल्ड रैंडमाइज ट्रायल को भी इंक्लूड कर रहे होते हैं, तो इसी बेस पे हम हायरार्ची बनाते हैं। ठीक है, कंसेंसस थे कि हर रिसर्च में हम सबसे पहले एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन को हायरार्ची में हमने सबसे लास्ट पे रखा होता है, इसलिए लीस्ट रिलायबल सोर्स है जो हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन है। ये रिसर्च नहीं है, आपका अपना एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या होता है, आपने किस टाइप के पेशेंट ज़्यादा देखे हैं, किस टाइप के पेशेंट आपने कम देखे हैं। ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अब अगर क्वेश्चन की बात की जाए कि आपने रिसर्च की है, तो जो क्वेश्चन आपने यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमने डायग्नोसिस से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करनी है, तो इसमें कौन सा एविडेंस सबसे बेस्ट रहेगा? क्रॉस सेक्शनल ठीक रहेगा, हमें पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ। इंटरवेंशन में भी हमने पढ़ा कौन सा ठीक रहेगा, एक्सपीरियंस में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, पीछे हम सारा पढ़ के आए हैं, डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है स्ट्रेंथ की। ठीक है, हमने बात करनी है स्ट्रेंथ ऑफ रिकमेंडेशंस की। कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी रिकमेंडेशंस की स्ट्रेंथ क्या है? ठीक है, रिकमेंडेशन की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है? ठीक है, कैसी क्वालिटी, हमें कैसा पता चलेगा? सबसे पहले हमें पता चलेगा किस चीज़ से, ये 4 चीज़ें जिनसे हमें पता चलेगा स्ट्रेंथ का। सबसे पहले बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड हार्म्स। ठीक है, जिस रिकमेंडेशन में बैलेंस होगा बिटवीन बेनिफिट्स एंड हार्म्स, ठीक है, दोनों को इक्वली तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, डैट मीन्स के बंदे ने अनबाइस्ड होकर रिकमेंडेशन दी है। अगर कोई अनबाइस्ड होगा तो वो उसके हक में नहीं होगा। ठीक है, तो हार्म ज़्यादा लिखेगा, और अगर हक में होगा तो वो उसके बेनिफिट ज़्यादा लिखेगा। लेकिन जिसमें बैलेंस होगा दोनों के दरमियान में, डैट मीन्स के उसकी क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ एविडेंस। क्वालिटी और एविडेंस क्या है कि इनमें से हायरार्ची बेस्ड कौन सा एविडेंस लिया गया है, कौन सी साइट से उठाया गया है, जिन साइट से उठाया गया वो ऑथेंटिक हैं। ठीक है, पेड्रो, पबमेड, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन ऑफ एविडेंस इनटू प्रैक्टिस इन अ स्पेसिफिक सेटिंग। अप्लाई करके बताया हुआ है कि या नहीं, ठीक है, या ज़ुबानी कलामी है,
जो आपका ट्रीटमेंट इंटरवेंशन बताई हुई हैं वो स्पेसिफिक सेटिंग प्रोवाइड करके ख़ुद से बना के उसको अप्लाई भी किया गया है या नहीं किया गया, ठीक है, वो एप्लीकेबल भी है या नहीं है, ठीक है। और अगर उसको एप्लीकेबल किया गया है तो फिर उसका रिज़ल्ट जनरेट किया हो गया होगा, रिज़ल्ट कैसा है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी अबाउट बेसलाइन रिस्क फॉर पॉपुलेशन, क्योंकि हमें ये चीज़ भी साथ साथ बताई जाती है कि अनसर्टेनिटी, ठीक है, हम जब मेडिसिन पढ़ते हैं तो उसके अंदर इतनी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, जैसे कि पैनाडोल है, ये क्या होता है, ये हेपेटोटॉक्सिक होता है। लेकिन जो हेपेटोटॉक्सिसिटी है ना वो बेसलाइन रिस्क था, बिकॉज कुछ लोगों ने खाई तो उनको हेपेटोटॉक्सिसिटी हुई। अगर उनमें बेसलाइन रिस्क भी है तो उसको भी एक अच्छा फैक्टर जनरेट किया जाता है, मींस जो चीज़ माइनर के अंदर आ रही है वो भी बताई जा रही है, तो ये चीज़ इस तरह से अच्छी होती है, ठीक है, बेसलाइन रिस्क फैक्टर्स भी अंदर बताए गए हों। अगर ये चार फैक्टर्स मौजूद हैं, डैट मीन्स रिकमेंडेशंस की स्ट्रेंथ अच्छी है और वो काबिल कबूल है, ठीक है। अब अगर ग्रेडिंग दी हुई है कि अगर आप किसी रिकमेंडेशन को ग्रेड ए, ठीक है, दिया हुआ है तो मीन्स वो हाई ग्रेड है, ठीक है, और अगर उसके अंदर कोई ना कोई रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लाजमी है अगर वो ग्रेड ए है, ठीक है, और अगर ग्रेड सी दिया हुआ है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर है, तो ये तीनों चीज़ें लाजमी होनी चाहिए गाइडलाइंस के अंदर। एक बेनिफिट, ठीक है, दूसरा साइड इफ़ेक्ट्स और तीसरा रिकमेंडेशंस। ये तीन चीज़ें जो हैं वो लाजमी होनी चाहिए किसी भी क्लिनिकल गाइडलाइन के अंदर, बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और रिकमेंडेशंस।